हेलो एवरीवन, सो फाइनली वी आर बैक विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट की। ठीक है, आप में से बहुत से जो 2023 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा और मैं आई थिंक एक बहुत ही सिंपल आपको अप्रोच बताऊंगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की भी स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन गारंटी दैट। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बोलूँगा, दिस इज़ द फाइनल स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखो ऐसा है यार कि अब ऐसा नहीं है कि मैं दिसंबर में डालूंगा लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी, फरवरी में डालूंगा लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी। हाँ, इसके बाद जो आखिरी के 2 महीने होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, जो कि होता है आपका अप्रैल मई। तो 2 महीने की अप्रोच थोड़ी ऐसे अलग होती है, तो उस टाइम पे जरूर एक वीडियो आएगा, लेकिन अब बार बार नहीं कि हर महीने महीने कोई फायदा नहीं है, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इसको आप ध्यान से समझिए। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अगर ये वीडियो कोई 2-3 महीने बाद देखता है तो तब मैं बोलूँगा कि अगर आप 2-3 महीने बाद देख रहे हो, यानी कि आपने जस्ट स्टार्ट किया, देन गो फॉर 2024। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी मांगता है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए, सिंपल सा फंडा ये है कि हमारे पास है टोटल 6 मंथ्स। नवंबर का महीना मैं अगर हटा दूं, नवंबर के महीने में आपको करना है क्या मैं बताऊंगा। मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया है, ठीक है, दिसंबर टू आपका मई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, तो हमारा है कोर सब्जेक्ट्स को टारगेट करने का तरीका। मैंने 2 फेजेस में इसको डिवाइड किया है, जिसमें कि पहले फेज होगा हमारा 4 मंथ्स का, दूसरा फेज होगा 2 मंथ्स का। यानी कि पहले फेज में हम टारगेट करेंगे कोर सब्जेक्ट्स को, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और जो फेज 2 है, फेज 2 में हम सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस करेंगे, यानी कि आखिरी के 2 महीने। टाइम कम है तो थोड़ा बहुत ही हमको हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, अब जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ दिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी करना है, आंसर रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत एस्पिरेंट्स का क्या क्या मतलब तरीका रहता है कि वो उनका रहता है कि प्रीलिम्स निकल जाए, मेंस देख लेंगे, लेकिन बाद में मेंस ही उनको देख लेता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको मेंस की भी थोड़ी तैयारी करनी है कि प्रीलिम्स के बाद ऐसा मैं नहीं कहता कि 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। देखो, अभी 6 महीने हैं, अभी आप में से जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है, मैं ओपनली और क्लियरली बोलता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल। 6 महीने में आप पूरा सिलेबस अगर सोचो कि मैं हर एक चीज़ कवर कर दूँ, काइंड ऑफ थोड़ा सा इंपॉसिबल है। बट दैट डज नॉट मीन कि आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। एग्जाम निकालने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, दैट यू कैन फुलफिल। यानी कि जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, अच्छे से अगर मेहनत करोगे, सिस्टमैटिक वे में करोगे, विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स, यू विल हैव अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है, मैं सारी फैक्चुअल बेसिस पे बोलता हूँ, कुछ भी इमेजिनरी नहीं होता है, प्रैक्टिकली मैं सारी चीज़ें बोलता हूँ, क्योंकि PYQ सिलेबस को, क्वेश्चन आंसर्स को और वो सारी चीज़ें देखी हैं, तभी उन्हीं के बेस पे जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ उसके 2 ही कह सकते हो रूट है। एक तो आपका सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उन्हीं को अच्छे से समझ के मैं जो बात बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं कि फेज़ 1 में क्या होगा। देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे आता है समझने वाला पार्ट, तो ध्यान से सुनिएगा इसको, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, सबसे पहले नवंबर की मैं बात करता हूँ। अभी नवंबर में कुछ दिन बचे हैं, तो यू आर लकी जो जल्दी वीडियो देख रहे हैं। जो बाद में देखेंगे तो आपको सीधे स्टार्ट करना पड़ेगा विद दिस। सबसे पहले इस महीने आपने सिर्फ एक काम करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास एक अच्छा मौका है, ये साइकोलॉजी वाला गेम है, क्योंकि दिसंबर से नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, आपको पता है 6 महीने है, तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि अब 6 महीने की बात है, लेट्स गिव माई बेस्ट। तो अभी 7-8 दिन में आपने क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन इन मेकिंग अ शेड्यूल। आपको एक शेड्यूल बनना चाहिए कि यार दिसंबर से लेके अगले मई तक आई ट्राई टू फॉलो अ पर्टिकुलर शेड्यूल, एक रूटीन आई फॉलो कि मेरा ये पढ़ाई के स्लॉट्स होंगे, एंड आई हैव टू ट्राई कि इन टाइम पे मेरे को पढ़ना है नो मैटर व्हाट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मैं एक चीज़ बोलूँगा कि कम से कम देखो, आई विल एक्सपेक्ट कि आप 6 to 8 आवर्स पढ़ाई को देंगे। अब यहाँ पे अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ 2-3 घंटे करके मैं पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो करके एग्जाम निकालूँ, तो आई वुड से कि ये थोड़ा सा शायद वर्क ना करे। 2-3 घंटे में तो जब तक आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी तब तक तो 3 घंटे हो भी जाएंगे, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि लगभग 6 घंटे। लेकिन देखो, 6 महीने हैं और यहाँ पे आप जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रैटेजी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं शायद अभी आपका प्लान नहीं बन रखा, या फिर अभी जस्ट आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है 15-20 दिन पहले, तभी आप स्ट्रैटेजी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 8 घंटे के करीब आसपास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखो, मेरा सिंपल सा प्लान ये है कि मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करा प्रोसेस को। अब मेरा सिंपल सा टारगेट ये है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने, 4 कोर्स सब्जेक्ट्स, दैट्स इट। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आपने सिर्फ एक कोर्स सब्जेक्ट को देना है। देखो, यहाँ पे फ्लेक्सिबल जरूर है। देखो, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। अगर मैंने 1 मंथ दिया एक कोर्स सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी,
अब इसका मतलब ये नहीं कि यार आप एक महीने पॉलिटी को ही दोगे, इन द सेंस कि मान लीजिए कि आप पॉलिटी में बहुत अच्छे हो, पॉलिटी आपने पढ़ रखी है पहले भी, हो सकता है आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया 20 डेज में, ठीक, तो आपका एक कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, देन जैसे 20 डेज हो जाएंगे उसके बाद कुछ दिन रिवीजन के बाद जंप टू अनदर कोर सब्जेक्ट। तो इसमें एक एक महीने की जगह अगर किसी का 20 दिन में भी एक कोर्स सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो एट द एंड मार्च में भी आपको 15-20 दिन मिल जाएंगे बहुत अच्छे, जिसमें कि और चीज़ें भी आप कवर कर सकते हो, जैसे मेंस के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स, ऑप्शनल का कुछ थोड़ा सिलेबस बच गया है, वो चीज़ आप कर सकते हो। मैं बस एक जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि 1 मंथ के हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है वो ज़्यादा टाइम दे सकता है, ज़्यादा तो मत देने, 1 महीने से ज़्यादा ये तो बहुत ज़्यादा है। किसी कोर्स सब्जेक्ट में 1 महीना मोर देन सफिशिएंट होता है, और 1 महीने इसलिए क्योंकि हमको बाकी चीज़ें भी तो पढ़नी है, ऑप्शनल भी तो कवर करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, थोड़ा सा करंट अफेयर भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है। तो इसलिए 1 महीने में सिर्फ ऐसे नहीं कि आप सिर्फ पॉलिटी पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, बाकी चीज़ें भी पढ़नी है, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला है कि 4 महीने हैं तो आपको 4 कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो जो हमारे 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ नॉट जस्ट योर इकोनॉमिक्स, साथ में ये जो सोसाइटल फैक्टर है ये ऐड हो जाता है। आपका होता है हिस्ट्री, ठीक है, इसमें आपको ऑब्वियसली मॉडर्न में ज़्यादा फोकस करना है, बट एंशिएंट मेडिवल कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, टाइम बहुत कम है तो मेडिवल की समरी पढ़ सकते हो। एंशिएंट को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो आर्ट यानी कि कल्चर हेरिटेज में आपको थोड़ा सा हेल्प अच्छा करेगा। और जो चौथे नंबर पे आता है ज्योग्राफी। अब बहुत से ये बोलेंगे कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं और मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, तो ये भी हमारा कोर सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली इसमें आपको थोड़ा सा जो मैपिंग है उस पर अच्छी खासी फोकस करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल में भी आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रिवर सिस्टम हो गया, सॉइल के बारे में हो गया, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो ये हमारे 4 कोर सब्जेक्ट हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि दिसंबर में आप पॉलिटी स्टार्ट करो। दिसंबर में आपका, अब देखो यहाँ पे जो मैं एक चीज़ बताऊंगा ये आपको उस पर्टिकुलर महीने में करनी है, कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि 30 दिन की जगह 20 दिन कर सकते हो, ठीक है। अगला यानी जनवरी में आप टारगेट करना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, फरवरी में टारगेट करना हिस्ट्री को, और मार्च में करना ज्योग्राफी को। डिपेंडिंग अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो हो सकता है कि अगले 3 महीने में ही आप 4 कोर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। साथ में आपने क्या करना है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, क्योंकि हम सिर्फ प्रीलिम्स की एग्जाम तैयारी नहीं कर रहे हैं। देखो आपका गोल ये नहीं है कि मैं प्रीलिम्स निकाल दूं, आपका गोल है कि आपका लिस्ट में नाम आना चाहिए। लिस्ट में नाम आने के लिए आपको मेंस तो निकालना पड़ेगा, और वो भी अच्छे नंबरों से। तो मेंस की चीज़ें भी हमको साइड पे सेट करनी है। और मैं कहता हूं कि जो भी कोर्स सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके साथ में एक सपोर्टिव मेंस का सब्जेक्ट पढ़ो। अब सपोर्टिव सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए अगर आप GS2 की बात करते हैं, जैसे आपने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, साथ में सपोर्टिव सब्जेक्ट हो जाएगा आपका गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस पढ़ना है क्योंकि जो IR है मोस्टली करंट बेस्ड होता है, बस उसकी थोड़ी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आ गई तो हो जाएगा, 5-6 दिन में काम हो जाएगा। तो गवर्नेंस एक अच्छा पोर्शन है, गवर्नेंस पढ़ोगे तो सोशल जस्टिस में आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगी। अगर हम इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सपोर्टिव में लेना है साइंस एंड टेक। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनवरी में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो साथ में आपको सपोर्टिव सब्जेक्ट जो है साइंस एंड टेक वो भी थोड़ा थोड़ा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगा और मेंस में तो हेल्प करेगा ही करेगा अच्छा खासा, ठीक है। हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री के साथ में सपोर्टिव सब्जेक्ट में आ सकता है आपका कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आ सकता है, और साथ में सोसाइटी पार्ट। सोसाइटी वाला बहुत इजी टॉपिक है, अगर इसके आपको अच्छे नोट्स मिल गए तो 5-6 दिन का काम है, दैट्स इट। देखो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं गवर्नेंस, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, IR, इनके लिए एक्सप्लेनेशन कम और नोट्स की बहुत रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको इनके नोट्स अच्छे मिल जाएंगे तो काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के अगर आप लेक्चर देखने बैठोगे, क्योंकि मेरे पे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं कि सर पर्टिकुलर लेक्चर्स हाथ लगे हैं और 70-80 लेक्चर्स हैं वो, मैंने कहा यार लेक्चर कितने हुए आपसे, 20 देखते देखते हालत ख़राब हो गई है। तो समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। और लास्ट में आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ ऑब्वियसली आप मैपिंग कर सकते हो, तो इसमें ऐसा सपोर्टिव की नीड नहीं है, क्योंकि आपका मेंस में ही आता है, तो थोड़ा बहुत जो पेंडिंग चीज़ है तो उस महीने में आप कवर कर सकते हो। तो ये 3 जैसे सपोर्टिव के तौर पे आप ले सकते हो। और अगर ज्योग्राफी आप कर रहे हो तो साथ में और कोई अगर सब्जेक्ट लेना चाहते हो ले सकते हो। देखो बहुत फ्लेक्सिबल है, अब ऐसे नहीं है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आपको वैसे ही फॉलो करना है। बस इतना ज़रूर है कि एक कोर्स सब्जेक्ट जो आप फॉलो करेंगे साथ में आपको सपोर्टिव सब्जेक्ट मेंस का लेना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका फोकस रहता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, बस प्रीलिम्स तक वो ये 5 ही चीज़ पढ़ रहे होते हैं। ऑप्शनल नहीं पढ़ा, आंसर राइटिंग नहीं करी, गवर्नेंस नहीं करा, सोशल जस्टिस नहीं करा, IR नहीं करा, एथिक्स नहीं करा,
अब खुद सोचो यार कि मेंस के बाद जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, अपनी जो नॉलेज है उसको और पॉलिश करना है, आप यही करते रहोगे फिर वहाँ कवर, बस क्या फ़ायदा। प्रीलिम्स निकाल भी दिया तो मेंस वैसे भी हाथ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो साथ में जो ये छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, ताकि बाद में दिक्कत ना आए, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ऐसा नहीं है कि अभी आपके डाउट आ रहे होंगे ना, कि अभी बीच में बहुतों के डाउट आए होंगे कि अब ऑप्शनल कैसे करेंगे भाई, ऑप्शनल को तो आपने बताया नहीं, करंट अफेयर कैसे करेंगे और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपने तो ये दो चीज़ें बताई। अब इसलिए मैंने कहा कि मैंने एक एक महीने इसलिए दिया क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है। वैसे तो कायदा ये होता है कि अभी तक दिसंबर तक तो देखो ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट जो मई जून में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो सबसे एक वो ना ये क्या कहते हैं उसको, समझदारी इसी में होती है कि ऑप्शनल को स्टार्टिंग में टारगेट करो, क्लियर करो, और आप ना ये सितंबर अक्टूबर में ऑप्शनल क्लियर कर दो, क्योंकि वो एस्पिरेंट बहुत सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत परेशान करता है। अभी मेरे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो 8 घंटे की पढ़ाई वो करते हैं और 8 घंटे में से 5 घंटे ऑप्शनल को दे रहे हैं, बचे 3 घंटे में ना करंट अफेयर अच्छे से हो रहा है, ना स्टैटिक अच्छे से हो रहा है, ना रिवीजन, ना प्रैक्टिस, बस ऑप्शनल ही ऑप्शनल हो रहा है। अब ऑप्शनल के आप चैंपियन भी बन जाओगे अगर फरवरी मार्च तक, और आपका स्टैटिक ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं है तो प्रीलिम्स तो वैसे ही नहीं निकलेगा। तो फिर क्या फ़ायदा है इस ऑप्शनल को इतना तगड़े तरीके से पढ़ के। पढ़ना है लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। येस, ऑप्शनल इज़ मेक और ब्रेक, लेकिन उससे पहले भी प्रीलिम्स है वहाँ पे, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए भी हमको पढ़ाई करनी है, तो ये चीज़ें थोड़ा आपको समझना है। अब ऑप्शनल का देखो, मैं ये कहता हूँ कि 2-3 तरीके होते हैं ऑप्शनल को कवर करने के। मैं बस इतना कहूँगा कि इफ़ नॉट 100% लेकिन एटलीस्ट 75% तो आपका मार्च तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जो बचा 25% है उसके नोट्स आपने अच्छे से रेडी कर रखे हैं तो प्रीलिम्स के बाद 25% आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और ये उनके लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो 60-70% भी ऑप्शन अच्छे से कवर कर देते हैं मार्च तक, तो फिर भी आप एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओगे। 3 तरीके हैं, पहला है डेली पढ़ना, दूसरा है ऑल्टरनेटिव डेज में पढ़ना, और तीसरा है वीकेंड्स में पढ़ना। डेली में बहुत कम रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि डेली वही बच्चा ऑप्शनल पढ़ सकता है जो कि कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, या फिर 8-10 घंटे पढ़ रहा है, तो वो डेली बेस पे ऑप्शनल पढ़ सकते हैं, तो जो कि बहुत ही कम है, शायद ऐसे में 10% ही स्टूडेंट्स आते होंगे। अब दूसरा जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो रहता है वीकेंड्स में। वीकेंड्स में आप कर सकते हो, बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत से कॉलेज में होते हैं, टाइम कम होता है, डेली बेस पे क्या होता है 4-5 घंटे मिल रहे हैं, उसमें भी अगर 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ोगे तो बाकी कब पढ़ोगे। सैटरडे संडे को उठाओ, और सैटरडे संडे में अपना एक थोड़ा बहुत जो टारगेट्स हैं, पोर्शन है, आपने 3-4 महीने में बांट दिए, तो मैं तो समझता हूँ कि सैटरडे संडे इज़ अ गुड ऑप्शन जिनके पास टाइम कम है कवर करने के लिए। बाकी ऑल्टरनेटिव डेज में आप कर सकते हो, जैसे कि एक दिन 3 घंटे ऑप्शनल पढ़ लिया और एक दिन 3 घंटे अपना करंट अफेयर और रिवीजन कर दिया, तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स में आप कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, जैसा मर्जी करना है। तो ये आपको साथ ही साथ इन फेजेस में लेके चलना है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। करंट अफेयर कैसे करना है? देखो, करंट अफेयर की 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। रिसोर्सेज वेरी वेरी सिंपल, न्यूज़पेपर 30 मिनट्स। अगर आप 1-2 घंटा दे रहे हो, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। कुछ मन नहीं करता एडिटोरियल के, मतलब 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, दैट्स इट। साथ में एक मंथली मैगजीन मैं रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी ने मई से लेके अभी तक, मई से लेके किसी ने अगर सितंबर की मैगजीन नहीं पढ़ी तो मैं बोलूँगा पीछे मत जाना, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि एक मैगज़ीन को पढ़ने में आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा, 5 से 6 दिन लगेंगे अच्छे खासे। अब अगर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने की अगर 5 महीने की मैगज़ीन अगर कवर करने बैठ गए तो आपके कम से कम 30 से 40 दिन लगने वाले हैं। तो जो 1 महीना, 6 इतने क्रुशियल मंथ्स आपके पास बचे हैं, उनमें से 1 महीना आपका वैसे ही कम हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। बाद में अगर एंड में वो आती है विजन की PT 365, उससे हम रिवीजन कर लेंगे, और साथ ही साथ अभी जो लेटेस्ट मैगजीन आ रही है अगले 6 महीने तक, वो हम पढ़ेंगे। उससे भी आपका करंट अफेयर अच्छे से हो जाएगा। और वैसे भी करंट अफेयर कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 आएंगे, 25 आएंगे। इनमें से आप 15 टारगेट कर दोगे, 10 नहीं भी होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। कट ऑफ कितनी जा रही है? 90s में कट ऑफ जा रही है। 45 क्वेश्चन यू नीड टू गेट इट राइट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैटिक अपना मजबूत रखो, जहाँ से आपके 70-60 क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से बल्क में आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। तो पुरानी चीज़ों को मत कवर करिए, ठीक है। तो पुराना जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर आप कवर कर लोगे लेकिन फिर अपना स्टैटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ऑप्शनल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। करंट अफेयर उतना ही, पर देखो करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, बस पता होना चाहिए कि भाई आजकल दीन दुनिया में चल क्या रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एज एन अवेयरनेस, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बी अ रिसर्चर इन दिस।
और लास्ट में आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से रिगार्डिंग देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि काटना पड़ेगा मुझे, ठीक है, चलिए। प्रैक्टिस से रिगार्डिंग दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा आपका ऑब्वियसली प्रीलिम्स के लिए और दूसरा होगा मेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं देखे यूपीएससी के, तो मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस करो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़। अगर आपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से पढ़ लिया तो पिछले 10-15 सालों के, भाई मैंने कर लिया, समझ में आया पूरा, मेरे को पता है अच्छे से, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि तभी आप ये वीडियो देख रहे हो जस्ट जिसने स्टार्ट किया है। सबसे बेस्ट है भाई यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ से प्रैक्टिस करो। आधे से ज़्यादा कम से कम 25-30 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। टॉपिक्स दबा के रिपीट होंगे, कम से कम 15-20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेम टॉपिक से होंगे, जो कि पास्ट में पिछले 10-15 सालों में आ रखे हैं। तो यार उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको थोड़ी आसानी भी होगी, और वाइल आंसरिंग यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। दूसरा आता है मेंस की रिगार्डिंग बात आती है, तो मेंस की रिगार्डिंग देखो, आंसर राइटिंग के पीछे बहुत स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं। मेरी सिंपल सा एक फॉर्मूला रहता है, फर्स्ट गेन नॉलेज, ठीक है, थोड़ा नॉलेज गेन करो, उसके बाद लगाओ आंसर राइटिंग। क्योंकि जब आपके पास थोड़ा नॉलेज आ गया तभी आंसर राइटिंग लगा के कुछ आप सीखेंगे। अभी मान लीजिए आपने रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाया, उसके बारे में थोड़ा पढ़ाई कर ली रैंडमली रिसोर्सेज से, एंड आंसर राइटिंग कर रहे हो, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए आपने पॉलिटी स्टार्ट करी, ठीक, पॉलिटी में आपने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, या फिर पार्लियामेंट की रिगार्डिंग पढ़ लिया, या फिर प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग पढ़ लिया, या सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा, उन्हीं के पीवाईक्यू ढूंढो, सबसे बेस्ट है उन्हीं के पीवाईक्यू ढूंढो और उन पे आंसर राइटिंग करो। क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसके जो आंसर है उसको ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या है पूछा गया है, उसका कीवर्ड कौन सा है, उस कीवर्ड के क्या क्या डायमेंशन मेंशन्ड है और किस तरीके से आंसर राइटिंग कर रखी है। ये आप करोगे तो आपका आंसर राइटिंग वैसे भी इंप्रूव हो जाएगी, बड़े आसानी से हो जाएगी। एफर्ट मानना पड़ता है, दैट्स इट, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। होता क्या है, एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, जैसे वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं एकदम से डर जाते हैं, यार कैसे हो गया, बहुत टफ है, मार्केट में कह रहे हैं कि आंसर राइटिंग, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू बी, थोड़ा सा एफर्ट करना है, थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं बस इतना रिकमेंड करूँगा कि डेली बेस पे ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, 10 MCQ यानी कि प्रीलिम्स के PYQ और साथ में 2-3 क्वेश्चन मेंस के, ठीक है। इनको डेली गो थ्रू करो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम को समझोगे, और जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम को समझोगे उतना ही ज़्यादा आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे और आपको पता रहेगा कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो PYQ एक तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ एग्ज़ाम की क्लैरिटी भी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट। अब बात आती है प्रैक्टिस करने की, तो मैं कहता हूँ वीकली बेस पे करो, डेली बेस पे नीड नहीं है, वीकली बेस पे करो। वीकली बेस पे आप क्या कर सकते हो, 5 क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स आपने हफ्ते भर में पढ़े उनकी आंसर राइटिंग करो, ठीक। और PYQ से करो, क्योंकि देखो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने लिखा और छोड़ दिया, आपको पता होना चाहिए कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। तो बेस्ट होता है कि आपके जो मॉडल आंसर्स रहते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हो कि सामने कैसा लिखा है, मैंने क्या लिखा है। और कम से कम 25 क्वेश्चंस MCQ, कम से कम बोल रहा हूँ, वैसे तो ये 50 होनी चाहिए, बट ठीक है, इंक्रीज़ कर देना धीरे धीरे, इसको भी धीरे धीरे 5 से 10 तक इंक्रीज़ करना, इसको 25 से 50 तक इंक्रीज़ करना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। जैसे बहुत से बोलते हैं ना कि 35 से 50 पेपर लगाओ, कोई ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पहले सिलेबस तो कवर करो, ये तो बात की बात है। और इससे तो हम अपनी एग्ज़ाम में हमें कैसे पेपर देना है इससे हम ये सीखते हैं, ठीक है। इससे हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि इसमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएगा, जो कि मोस्टली सबकी सोच, बहुतों की ये सोच होती है कि क्वेश्चन फंस जाएगा तो भाई इतने पेपर दे दिए मैंने, 5000 MCQs लगा दिए तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा बी क्लेवर। तो ये चीज़ आपको इन 4 फेजेस में करना है। ऑप्शनल भी अपना साइड बाय साइड लेके चलना है। करंट अफेयर भी आपको करना है। करंट अफेयर का कुछ नहीं, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, दैट इज इट, ठीक है। कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और अगर मंथली बेस पे मैगजीन नहीं कंप्लीट हो रही है, यू कैन गो फॉर PT 365 इन दी एंड, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे को मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अभी मैंने 2023 का बैच खोला था, ठीक है, इसी महीने नवंबर में। ऑलमोस्ट एडमिशन पूरा होने वाला है, लेकिन इस महीने हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लेंगे क्योंकि 1 दिसंबर से जस्ट मेरे जो जूम सेशंस हैं रिगार्डिंग दिस बैच वो स्टार्ट होंगे।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि इस बैच में मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगा। इनफैक्ट जो चीज़ मैं आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो मैं पूरा मॉड्यूल यहाँ पे बता रहा हूँ 6 मंथ्स का प्रोग्राम, तो यही मैं अपने बैच में थोड़ा सा एडवांस वे में लेके चलूँगा, क्योंकि वहाँ पे टारगेट्स मैं दूंगा और स्टूडेंट्स को सिर्फ फॉलो करना है, लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स पढ़ना है, एवरीथिंग आई बी प्रोवाइडिंग। तो स्टूडेंट्स को बस फॉलो करना है जो मैं उनको प्लान दूंगा, दैट्स इट। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे पूरा जो समझाया मैंने, तो ये अपने बैच में मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, जो मेरा 6 मंथ्स का नया बैच खुला है यूपीएससी 2023। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर किसी को और डिटेल में जानना है कि मेरे बैच में क्या क्या चीज़ें हैं, तो लिंक मैं डाल दूंगा, जिसमें मैंने पूरा समझाया कि व्हाट और कैसे कोर्स चलेगा, क्लासेस कैसी होंगी, जूम सेशंस होंगे हफ्ते में 2, जिसमें कि मैं आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगा कि भाई आपने हफ्ते भर में क्या पढ़ा, और साथ ही साथ टेस्ट भी मैं लूँगा जो भी आपके वीकली टारगेट्स रहेंगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इससे आपको भी पता चल जाएगा, और ये भी कंपटीशन भी दिखेगा यार कि बाकी एस्पिरेंट्स ने भी सेम ज्वाइन किया था, बाकी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इससे आप थोड़ा सा और पुश करेंगे अपने आपको, तो एक काइंड ऑफ एक अच्छी सी छोटी सी कम्युनिटी भी आपको मिल जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, जो इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर करिए, एंड उस पर टीम आपको नंबर मांग के कॉल बैक कर देगी। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादा और नहीं बताऊँगा, बस ये है कि अभी एडमिशन इस महीने तक रहेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से इसलिए बैच स्टार्ट होगा, तो थोड़ा सा इसको यू कैन गो थ्रू। ठीक है, चलिए, अब बात आती है आखिरी के 2 फेज़ 2 की। ठीक है, फेज़ 2 में अब हो गया आंसर राइटिंग बंद। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जो फेज़ 2 है हमारा अप्रैल में, यहाँ पे आपको ऑप्शनल कर देना है बंद, जितना करना था कर लिया। यहाँ पे आंसर राइटिंग कर देनी है बंद। यहाँ पे जो हमारे मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे गवर्नेंस, ठीक है, साइंस एंड टेक, चलो आपको थोड़ा हेल्प कर देगा प्रीलिम्स में, जैसे आपका कल्चर हो गया, ठीक, उसके बाद जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो सोसाइटी वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में हेल्प कर जाता है, बट जो थोड़े कोर मेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो अब बंद कर देने हैं। यहाँ पे अब आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कम से कम हर हफ्ते एक फुल लेंथ मॉक तो लगाना है। ठीक है, और हर हफ्ते एक 100 MCQ वाला फुल लेंथ मॉक आपको लगाना है। और मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ तक भी अभी भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया है, तो योर प्रायोरिटी शुड बी PYQ सॉल्विंग, क्योंकि PYQ में जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं यू हैव टू सॉल्व देम, दैट्स इट। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, ऐसे नहीं कि 2 महीने में आप बस क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है साल भर में उसको भी रिवाइज करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में प्रीलिम्स में बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है, डेटा इन्फॉर्मेशन, वो अगर आपको याद है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मैंने बहुत से अपने जब मैंने PYQ एनालिसिस करता हूँ, PYQ जो मैंने सीरीज़ बनाई है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जहाँ पे आप 50-50 बड़े आसानी से पहुँच सकते हो ट्रिक से। ठीक है, लेकिन ये जो 50-50 वाले क्वेश्चन है, ये सॉल्व तब होंगे जब आपके पास है नॉलेज। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, आपने लॉजिकल गेस लगाना सीख लिया, आपके तुक्के बहुत अच्छे बिल्ड रहे हैं, तो 50-50 वाले आप हमेशा सही करोगे, ऐसा नहीं है। एट द एंड जो चीज़ हमेशा काम आएगी वो है नॉलेज। नॉलेज आपको डेस्टिनेशन तक लेके ज़रूर जाएगी, तो यहाँ पे रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, और एक और चीज़ आई थिंक मैं पिछले 4 महीने की फेजेस में बताना भूल गया, जैसे कि दिसंबर में मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ा, ठीक है, जनवरी में आपने इकोनॉमिक पढ़ी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो भी आपने दिसंबर में पढ़ा है वो जनवरी में रिवाइज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। फिर फरवरी में आप जो भी पढ़ोगे, तो दिसंबर और जैन में जो पढ़ा है वो फरवरी में रिवाइज करना है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, मन नहीं करेगा, अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बट अगर भैया आपको 5 लाख में से 180 जो IAS बनते हैं, अगर 5 लाख में से आपको 180 में आना है, तो यार इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट कंप्लेन कि यार इतना करना पड़ रहा है, टफ है, नहीं हो रहा है। अगर आपको 5 लाख में से 180 में आना है, तो इतना तो देखो करना पड़ेगा, वी कैन नॉट डिनाई। ठीक है, लास्ट में आता है रिवीजन का। जैसे मैंने बोला डेली, वीकली, मंथली कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो वीकली बेसिस पे यू कैन फॉलो, बट 15-20 मिनट तो एटलीस्ट डेली बेस पे निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑब्वियसली जो आपने साल भर में पढ़ा है वो तो आप रिवाइज करोगे, नो डाउट, लेकिन अभी क्या है कि जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने PYQ को अच्छे से गो थ्रू किया होगा, तो PYQ में ऐसे कम से कम 50 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से कि चांसेस हैं कि 25 क्वेश्चन, मतलब 25 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने ही आने हैं, जैसे मैं बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करना है ज़्यादा फोकस,
ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और इनके जो शॉर्ट नोट्स हो गए या जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी जो प्रीलिम्स में आ सकती है तो वो आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। और गुड थिंग इज़ कि जो मेरा बैच होगा वहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इनके भी अलग से मैं लिस्ट प्रोवाइड करूँगा जो कि आपको जिन पे ज़्यादा फोकस करना है व्हेन एवर यू रीड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। अभी आप में से कईयों के बहुत डाउट होंगे तो वो अगली स्लाइड में हो जाएंगे, डोंट वरी। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें कवर करी हैं, जैसे कि दैट इज़ योर, हाँ देखो आखिरी 2 महीने में क्या है। अब देखो आखिरी 2 महीने में अब आप बोलोगे कि आखिरी 2 महीने की स्ट्रैटेजी, देखो आखिरी 2 महीने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका अप्रैल है, अप्रैल में आप देखो अप्रैल में आप ये कर सकते हो कि हर 5-5 दिन दिए एक सब्जेक्ट को, और लगभग 6 सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 5 कोर सब्जेक्ट हुए, 25 दिन और 5 दिन का रिवीजन किया। फिर एट द एंड आप 3-3 दिन दे सकते हो, फिर एट द एंड आप 1-1 दिन दे सकते हो। तो इस तरीके आप रिवीजन कर सकते हो, जैसा मर्जी आप करो। 10 दिन दे सकते हो आप इन 6 महीने में एक सब्जेक्ट को, 10 दिन दे सकते हो तो 50 दिन में हो जाएगा, ठीक है। या फिर 20 दिन आप 2 सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली लेके जा सकते हो। कुछ रूल नहीं है, यूपीएससी कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई आखिरी के 2 महीने आपने ये करना है। वट एवर वर्क्स फॉर यू डू दैट। इन द एंड आपका गोल होना चाहिए कि भैया जो मैंने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाना चाहिए अच्छे से, जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम डे के दिन रिकॉल हो जाना चाहिए अच्छे से, दैट्स इट। बस ये 2 चीज़ें इन द एंड मैटर करेंगी, ठीक है। लास्ट में आएगा कुछ ये चीज़ें हैं जो कि शायद आपको डाउट आए होंगे कि भाई सी सेट का क्या करें। सी सेट का मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सी सेट बहुत डिफर करता है। कोई अगर मान लीजिए किसी को कोई मैथ्स बैकग्राउंड से या साइंस बैकग्राउंड से, तो उसको सी सेट में ज़्यादा कुछ करना नहीं, प्रैक्टिस करना है। तो सी सेट के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने यार एक वीडियो बना रखा है कि आपको सी सेट को कैसे टैकल करना है, तो आप मेरे चैनल में विजिट करके सी सेट का वीडियो देख लीजिए। अब इसको अलग से समझाऊंगा तो स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं। एथिक्स की बात आती है। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कि कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो जो मैंने ज्योग्राफी वाला फेज़ बताया था, तो ज्योग्राफी के साथ इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आप, या फिर संडे को 1-1.5 घंटा निकाल दिया। या फिर अगर आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो रखे हैं, थोड़ा केस स्टडी आप पहले प्रैक्टिस कर लो, और नोट्स अगर अच्छे से आपके रेडी हैं 50-40 पन्नों के, तो आप प्री के बाद भी रिवाइज कर सकते हो। तो एथिक्स इज समथिंग जो मुझे लगता है कि ये तो इसको मैं पढ़ाई में इंक्लूड ही नहीं करूँगा, तो बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। तो इसको नॉट एज अ पढ़ाई, इसको एज अ हॉबी आप ले सकते हो, तो ये हंसते हंसते कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, जो बाकी जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो हमने 50% सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कवर कर सकते हो। जो रिमेनिंग 50% सब्जेक्ट्स हो गए, आप बस उनके नोट्स प्रिपेयर कर दो अच्छे से, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर दो। अगर आपके पास मान लीजिए 100-150 या 200 पन्नों के मस्त क्रिस्प नोट्स हैं, जो आपको पता है कि यार अच्छा मेरा जो ये रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं इजीली कवर हो जाएंगे, सोसाइटी के नोट्स हो गए, साइंस इंडेक्स के अच्छे नोट्स हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी के अच्छे से शॉर्ट नोट्स हो गए, कुछ नहीं, वो नोट्स आपने एट द एंड पढ़ने हैं। प्रीलिम्स के बाद भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 80 डेज मिलते हैं आपको, अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि पहले देखो टाइम कम है, 6 महीने हैं, तो प्रीलिम्स इज समथिंग जो कि हमें लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। और ऐसे की बात आती है, देखो ऐसे का फंडा क्या है, जितनी अच्छी आपकी जीएस की प्रिपरेशन होगी उतना अच्छा आपका एसए होगा। तो आपकी जीएस की प्रिपरेशन यानी कि एसए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर जीएस प्रिपरेशन। क्योंकि जो एसए का जो कंटेंट होता है वो अच्छा खासा जीएस से आपको मिल जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा फिलोसफिकल एसेज आते हैं जो कि एथिक्स आपको हेल्प करेगा, सोसाइटल इश्यूज से रिलेटेड एसे आते हैं तो सोसाइटी पार्ट आपको हेल्प करेगा, एथिकल या फिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन टाइप, गवर्नमेंट टाइप कुछ एसेज आ गए हैं तो वो आपको आपका गवर्नेंस, सोशल जस्टिस हेल्प करेगा। तो ये चीज़, और बाकी तो वही है, न्यूज़पेपर विल हेल्प यू, ठीक। और साथ में कुछ नॉन फिक्शन बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, नॉन फिक्शन नॉट फिक्शन, जैसे सेल्फ हेल्प बुक होगी, स्पिरिचुअल होगी। तो ऐसे का क्या है कि 15-15 दिन में भी अगर आप लगाओगे, 15-15 दिन में एक ऐसे लगाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है। ये सारी चीज़ जो मैंने बताई, इनका अलग से एक रूटीन बनाओ, एक शेड्यूल बनाइए कि कब कौन सी चीज़ मेरे को फॉलो करनी है एंड कैसे करनी है। तो मैंने कहा ये रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। आप अगर इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू इट, नो नीड टू गेट कन्फ्यूज, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ आपको लगता है मैंने मिस कर दी तो कमेंट सेक्शन में करिएगा। मैं इस वाली स्ट्रैटेजी जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में नज़र रखूंगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आई ट्राई उनको मैं कवर कर दूं, ठीक है। तो बस यही है, थोड़ा फिर भी वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। आजकल टाइम कम होता है स्टूडेंट्स पे, तो बट यही है, ठीक है। एट द एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियो आप सीधे देखो, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा,
परेशान हो जाते हैं बहुत से कि स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। तो यही चीज़ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड सी यू सून।